हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे आप लोगों से क्लासिकल कंडीशनिंग के संबंध में। क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव जो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने अपने अध्ययन में डाइजेस्टिव सिस्टम के अध्ययन में एक नई चीज़ पाई जो मनोविज्ञान के लिए बिल्कुल अद्भुत हुआ। और बहुत सारे अन्य मनोविज्ञानियों ने, जैसे वॉटसन ने, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे लेना बहुत उचित भी नहीं है और बहुत ज़रूरी भी नहीं। तो उन लोगों ने अपना एक बनाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा, खास करके बिहेवियरिस्ट्स ने, तो बिहेवियरिस्ट यानी जेबी वॉटसन ने तो बिहेवियरिज्म में क्लासिकल कंडीशनिंग की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मानी कि उन्होंने किसी भी दूसरे विधि को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया। अब पावलोव ने अपने अध्ययन क्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा कि जो नए नए तरह की कंडीशनिंग, जैसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसी क्रम में कि किस तरह से, और ये सारी चीज़ें जो भेद थी किस चीज़ की, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस की थी। यूएस सीएस एंड देन रिस्पॉन्स, सीएस यूएस देन रिस्पॉन्स यूएस रिस्पॉन्स देन सीएस। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, यानी बहुत तरह से उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। आज थोड़ी गर्मी भी लग रही है और ठंड भी कभी कभी लगने लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी है। चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कंडीशनड स्टिमुलस के बारे में, तो इस क्रम में कि कैसे किसी भी उद्दीपन के साथ कंडीशनिंग को बनाया जाए और कंडीशनिंग को स्थापित किया जाए, इस क्रम में बहुत सारे और भी कंडीशनिंग के स्वरूप प्राप्त हुए। अब जैसे ट्रेस कंडीशनिंग, दूसरा है आपको डिलेड कंडीशनिंग। इस पे बहुत कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ छात्राओं का इस पर सवाल भी है और जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको कंप्लीट किया जाए। और उसके बाद साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस में डिफरेंस लाके फिर डिलेड कंडीशनिंग भी एक हुआ। तो कैसे हम, किस तरह से हम CSUS यानी कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनड एंड नेचुरल स्टिमुलस, इन सबों की पेयरिंग किस तरह करें ताकि कोई एक नए तरह का कंडीशन जो है वो कंडीशनिंग उत्पन्न हो जाए। यही मुख्य खोज रही और उसके बाद बहुत सारे तरह की खोज को देखा गया। और इसमें आपके आता है कि सबसे पहले तो आज मैंने ये सोचा है कि मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले कि ट्रेस कंडीशनिंग क्या है। ट्रेस यानी चिन्ह, ट्रेस बनना। तो एक तरह का इसको जो दिया गया है, ये एक सहचर्यात्मक, जिसमें इसको हम लोग सहचर्यात्मक अनुकूलन है। इस घटना के बाद ये घटना घटती है। जैसे हमको रेड कलर दिखाया जाता है तो एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रेड दुल्हन का कपड़ा, रेड किसी का किचन, किसी का टाइल्स, जैसे रेड मैम का कपड़ा, तो ये एसोसिएशन में आ जाता है। तो ये एक तरह का ट्रेस कंडीशनिंग को पावलोव ने अनुकूलन का एसोसिएटिव कंडीशनिंग माना। और ये जो है प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस, जिस स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है
और एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक स्टिमुलस जिसके साथ अनकंडीशनड है, जो अनकंडीशनड है यानी उसके साथ कंडीशनिंग नहीं हुई है, फॉलोइंग ईच अदर, एक दूसरे को, मैंने देखा है ये चीज़ किताब में, किसी भी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इसीलिए अभी 4 बजे का समय बज रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहा है, सारा दिन मुझे इसको छानने में लगा कि किस किताब में ये मिलेगा, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी किताब में नहीं। हाँ, इंटरनेट पर डिफरेंट साइट पर ये चीज़ दी गई है कि ये एक तरह का एसोसिएटिव कंडीशनिंग है। इसमें एक स्टिमुलस, जो पहला स्टिमुलस होता है वो कंडीशनड स्टिमुलस होता है, जिसके साथ पहले से अनुकूलन स्थापित हो चुका है, और दूसरा जो स्टिमुलस यूज़ किया जाता है वो बाद का, जो जो सेकंड स्टिमुलस है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, और एक दूसरे को फॉलो करते हुए आता है, यानी प्रेजेंटेशन जो है इसका एक पहले यानी CS देन US फॉलोइंग, और मगर इसको सेपरेट किया जाता है, ये नहीं है कि एक साथ प्रस्तुत हो रहा, नहीं, पहले कंडीशनड स्टिमुलस प्रस्तुत होगा और तब अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, और इन दोनों के बीच टेम्पोरल गैप यानी कि टाइम का थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा, रखा जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटर कि आप कितना टाइम का गैप रखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच किसी नए स्टिमुलस के प्रेजेंट होने की संभावना को काटा जाता है जब कभी प्रस्तुत होगा। यानी मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूं, दिस वन, ये साइड है, एक आपको दिखा रही, ठीक है, आपको पता है कि आप कंडीशनड हैं कि ये क्या है, तो ये एक मोबाइल है, और अब इसको मैं एसोसिएट करा रही हूँ आपको उसके थोड़ा सा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और सबसे अच्छा 2.5 सेकेंड का गैप माना गया है, टेम्पोरल गैप माना है कंडीशनिंग के लिए, और इसमें विद्वानों के बीच थोड़ा भेद भी है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, दिस इज़ द फोटो ऑफ किटी। किटी एक कैरेक्टर है और बच्चों के खिलौनों में, बच्चों के पिक्चर्स में आता है। मैंने इस मोबाइल और थोड़े गैप के बाद इस किटी, यानी ये CS कंडीशनड स्टिमुलस, आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, और आपको ये पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, सभी लोग इसको नहीं जानते हैं, एक कार्टून कैरेक्टर है। तो इसके साथ जब हम, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है और ये कंडीशनड स्टिमुलस है, हमने थोड़ी देर के बाद प्रस्तुत किया यानी टेम्पोरल गैप दिया, और इसी के साथ जब कभी भी आपको शकीला मैम ये मोबाइल दिखाएंगी, इट रिफ्लेक्ट्स द फिगर ऑफ दिस किटी, दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेस लर्निंग। Associative conditioning, you make an association in between the mobile and the back cover of that mobile, which keeps the kitty photo in the back side of the mobile. So that is that's the associative conditioning. Whenever you see, हाँ मैम ने अपने इसमें आपको दिखाया है, तो आपको याद आ जाएगा कि दिस इज द मोबाइल ऑफ शकीला मैम। तो यू आर नाउ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन स्टिमुलस, ये मोबाइल है शकीला मैम का, और इसके पीछे जो ये लगा हुआ है ये तो निश्चित करता है कि शकीला मैम का मोबाइल है। सो दीज टू थिंग्स बिकम एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेस लर्निंग। आई थिंक ये आपने समझ लिया, और it is still unknown how the brain encodes CS stresses. CS ब्रेन जो है अनकोडिंग करता है, हम ब्रेन में डिकोड करते हैं, अनकोडिंग या डिकोडिंग करता है, एंड हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ US अनकंडीशनड स्टिमुलस स्ट्रेस कंडीशनिंग। यही चीज़ आपको हम समझाने जा रहे हैं कि जब कभी भी आप ये किसी के भी मोबाइल पर आप देखेंगी तो आपको मेरा मोबाइल याद आएगा और कहेंगे वो शकीला मैम के भी मोबाइल पर ऐसा ही लगा हुआ है। दिस इज स्ट्रेस कंडीशनिंग, कि जब हम एसोसिएट हो जाते हैं, शकीला मैम मोबाइल मीन्स दिस किटी,
Okay, I think it is clear to you people. If it is not, you can question me and I will again explain something. स्मृति नंदे, स्वधा और एक बच्ची और थी स्वधा। तो ये दो बच्चे हैं। जब स्मृति का नाम मेरे दिमाग में, मेरी स्मृति में आता है तो मुझे स्वधा का और उर्विजा का नाम भी याद आता है कि दीज थ्री वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। मैनी अदर्स आर देयर, बट जब कभी भी स्मृति का नाम आता है तो साथ में स्वधा, उर्विजा और एक बच्ची का, और मैं थोड़ा अभी नाम स्लिप कर रहा है लेकिन वो भी आ जाता है। स्वधा तो एकदम आ जाता है क्योंकि ये सभी एक साथ आती थी। इसके पहले के पुराने ब्रांचेस में कि एक यहाँ समझने की चीज़ ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट सामने आए तो उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको जहन में, ब्रेन आपका कोडिंग करके, इनकोडिंग करके ले आता है कि दिस इज ऑल्सो देयर। जैसे ट्रिपल पी एक ग्रुप हमारे पास हुआ करता था स्टूडेंट्स का, पूजा, पीयूषी एंड प्रज्ञा, तो हम उसको ट्रिपल पी कहते थे या पीज कहते थे। तो जब कभी भी पूजा याद आती है तो पीयूषी और प्रज्ञा ऑटोमेटिकली याद आती है। उसी तरह एक स्टूडेंट्स ग्रुप हमारे साथ था जिसमें मोनिका, रीचा, ये लोग थी। तो रीचा याद आती है तो मोनिका ऑटोमेटिकली, मोनिका आती है तो रीचा आती है तो मोनिका, सोनी, दे ऑल आर इन द सेम बैच। तो टीचर्स के साथ ट्रेस लर्निंग बहुत लंबी चलती है और आम जीवन में भी इस तरह की बात बहुत लंबी देखी जाती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्रेस लर्निंग के बारे में मैंने समझाया। अगले वीडियो में देखिए ये सारे कंडीशनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब इवान पावलोव के ही दिए हुए हैं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल का क्लासिकल कंडीशनिंग दिया और उसका एक फॉर्म आया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, फिर आया उसका ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड देन स्ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड देन डिलेड कंडीशनिंग एंड देन द बैकवर्ड कंडीशनिंग। देयर आर सो मेनी टाइप्स और देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन बिटवीन ऑल कंडीशनिंग्स, that is the presentation of CS and US, nothing else. So I think you understand what is trace learning. Okay, if there is any question you can ask to me.